एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर अपनी PT2 की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 8वीं के PT2 के पेपर को या फिर कहें हिंदी में आवधिक या कालांशिक परीक्षा को हम सॉल्व करेंगे। इसमें विषय रहेगा हिंदी। बच्चों, आपका जो PT2 का पेपर है वो 40 अंक का होगा। समय जिसमें रहेगा 1.5 घंटा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। पैसेज में प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पैसेज किस प्रकार से है कि आज मोबाइल फोन मनुष्य की दैनिक आवश्यकता बन गया है, लेकिन इसका अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याएं पैदा कर रहा है। जैसे बच्चे पढ़ाई के समय भी मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और परिणाम प्रभावित होता है। देर रात तक मोबाइल चलाने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कई लोग संदेश या वीडियो देखकर बिना सोचे समझे उसे आगे भेज देते हैं, जिससे गलत जानकारी फैल जाती है। इसलिए मोबाइल का प्रयोग सोच समझकर और सीमित समय के लिए ही करना चाहिए। अर्थात बच्चों, इस पूरे गद्यांश में आप देखेंगे कि एक ही चीज पर फोकस है, वो है मोबाइल फोन। और ज्यादा मोबाइल फोन देखने के कारण जो उसके दुष्प्रभाव हैं, उनसे है कि बच्चों का ध्यान भटक रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, इसके अलावा नींद पूरी नहीं होती और कई बारी कुछ बच्चे या कई लोग भी बिना सोचे समझे कोई वीडियो या फिर कोई मैसेज आगे भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ सोशल मीडिया के द्वारा जो है गलत जानकारी फैल जाती है। तो यहाँ यही समझाया गया है कि मोबाइल का प्रयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। चलिए अब हम इसके प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? नहीं, बिल्कुल गलत। खेल कूद बढ़ता है? ये भी बिल्कुल गलत। ध्यान भटकता है? ये इसका सही उत्तर होगा कि यदि बच्चे अत्यधिक जो है देर तक फोन को देखेंगे, उसकी स्क्रीन के सामने रहेंगे, तो उनका ध्यान भटकेगा। अगला प्रश्न है, देर रात तक मोबाइल चलाने से क्या हानि। हानि का मतलब होता है बच्चों नुकसान की। क्या नुकसान होता है? तो यहाँ दिया गया नींद अच्छी आती है, तो बिल्कुल गलत हो गया। तनाव कम होता है, ये भी गलत हो गया। नींद पूरी नहीं होती, ये ठीक है। और इसके आगे दिया गया आंखों की रोशनी तेज होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो नींद पूरी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। गलत जानकारी क्यों फैलती है? वीडियो में देखने से नहीं, वीडियो में देखने से नहीं, संदेश पढ़े बिना ही यदि हम आगे भेज देते हैं तो उससे गलत जानकारी फैलने का जो है डर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल का उपयोग कैसा होना चाहिए। सीमित और समझदारी से मोबाइल का उपयोग होना चाहिए, पहला उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मोबाइल का अधिक उपयोग किस किस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। समस्याएं बतानी है मोबाइल का अधिक प्रयोग करने से। स्वास्थ्य और पढ़ाई में, शारीरिक शक्ति बढ़ाता है, पढ़ाई में सुधार करता है, गहरी नींद में। देखो ये तीनों गलती हैं। स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों पर इसकी जो है समस्याएं देखने को आती है। स्वास्थ्य पर कैसे? क्योंकि आंखों की रोशनी कमजोर होती है, ध्यान भटकता है, पढ़ाई में ध्यान और एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। यदि बच्चे एक मन चित होकर नहीं पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई में भी नुकसान होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? आगे है, अब है अपठित पद्यांश। पद्यांश बोलते हैं बच्चों कविता का एक भाग है। कवितांश या पद्यांश एक ही बात है। के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा है, विद्या से बढ़कर धन नहीं, यह जीवन को उजियारा दे। उजियारा मतलब कि जो विद्या है उससे बड़ा कोई धन नहीं है, और यही विद्या जो है हमारे जीवन में उजाला भरती है। उजियारा का मतलब होता है उजाला। जिसके पास ज्ञान हो सच्चा, वह दुनिया को सितारा दे। विद्या ही इंसान को देती
सच्चा सम्मान और सच्ची पहचान। सीखो इतना कि जीवन भर बन जाए तुम सबके हितवान। यहाँ पर यही बताया गया है कि हमें विद्या को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। जिसके पास विद्या रूपी धन है, ज्ञान है, तो वही दुनिया में जो है सितारा बनता है। अब इसके प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा धन किसे बताया गया है? पैसे को, सोने चांदी को, विद्या को। तो विद्या को सबसे बड़ा धन बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? विद्या जीवन को कैसा बनाती है? दुखी, अंधेरे से भरा, कठिन, उजियारा। तो विद्या जो है जीवन में उजियारा पैदा करती है, उजाला पैदा करती है। आगे है, सच्चा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कैसा बनता है? कमजोर, घमंडी, दुखी या सितारा? तो सच्चा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सितारे की तरह से होता है। अगला प्रश्न है, विद्या इंसान को क्या देती है? मनोरंजन, सच्ची पहचान और सम्मान। यही इसका उत्तर होगा, सच्ची पहचान और सम्मान। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें जीवन में कितना सीखना चाहिए? बहुत थोड़ा सा, दूसरों को हंसाने के लिए, इतना सीख जाए कि दूसरे लोग हंसे हमारे ऊपर, केवल परीक्षा पास करने के लिए, जीवन भर और सबके हित के लिए। तो यही इसका उत्तर होगा कि जीवन भर हमें पढ़ते रहना है, सीखते रहना है और इतना सीखना है कि वो सीखा हुआ दूसरों की भलाई के काम आए। तो ये थे बच्चों 2 पैसेज। आई होप कि आप सभी जो है इनके उत्तर समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, ये जो है हमारी जो किताब है मल्हार भाग 3, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने। 5 प्रश्न है, 2-2 अंक का एक प्रश्न है, 10 अंक के कुल प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन पंक्तियों में ये बताया गया कि प्यास बहुत है और पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही है। तो इसका मतलब तो एक बात सीधी सी है कि इस ऐसा जो काम होता है वो होता है मुख्य तौर पर गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में जब हम अक्सर बहुत पानी पीते रहते हैं, ठीक है, पानी पी पी कर पेट भी फूल जाता है, लेकिन गर्मी के कारण हमारे होंठ और गला जो है बार बार सूखते रहते हैं, तो उस समय हमारी प्यास नहीं बुझती है। तो इसका पहले का उत्तर हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर हम लिखेंगे, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, क्या है कि भीषण गर्मी के भीषण गर्मी के कारण क्या हो रहा है? बार बार इतनी प्यास लग रही है, प्यास लग रही है कि आदमी लगातार पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, पेट भर चुका है, मगर प्यास नहीं बुझ रही। ये हम इसका उत्तर लिखेंगे, मगर प्यास नहीं क्या हो रही है? बुझ रही है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हे लाल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है? अब यहाँ बताना है कि जो नन्हे लाल थे, नन्हे लाल ने क्या सोचकर ऐसा कहा होगा कि शहरों में तो ऐसे ही मकान होते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि शहरों की जो मुख्य दिक्कत ये है कि शहरों में जो है स्पेस की बहुत कमी है, जगह की बहुत ज्यादा कमी रहती है शहरों में। और शहरों के जो मकान होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल बंद कमरे होते हैं, वो एक छोटी सी कैद की तरीके से होते हैं।
तो इसीलिए जो मल थे उन्होंने ऐसा कहा था। तो हम लिखेंगे इसमें ऐसे ही मकान से नन्हे मल का अर्थ है कि शहरों में मकान क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे एवं तंग जगह, तंग जगह मतलब ये टाइट जगह में होते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह में घर बने होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। और इन घरों में क्या होता है, इन घरों में ठीक से क्या नहीं हो पाती, इन घरों तक ठीक से धूप भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे घरों के बारे में नन्हेमल ने जो है बात की है। अब अगला प्रश्न है, एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता था। बिल्कुल सही बात है। जो विश्वनाथ जी थे वो बाबूलाल को और नन्हेमल को जानते नहीं थे। अब फिर भी उन्हें अपने घर में आने देते हैं, क्यों? अब देखो बच्चों, शहरों में अक्सर क्या होता है, यदि कोई लोग या आजकल गांव में भी है, कोई ऐसा आदमी है जो अजनबी लग रहा है हमें, तो जिसको हम जानते नहीं है, तो हम उसको अपने घर में आने नहीं देते हैं। लेकिन क्या है, विश्वनाथ जी जो है नन्हेमल को और बाबूलाल को जानते भी नहीं है, फिर भी वो क्या है कि उनको घर में आने देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो यहाँ ये है बच्चों कि जो विश्वनाथ जी हैं वो विश्वनाथ जो है वो एकदम सहज सहज सरल एवं संस्कारी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? संस्कारी व्यक्ति है वो, संस्कारी व्यक्ति है। दूसरी बात है, वह क्या करता है, किसी को अपमानित नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी खासियत उसकी यही है कि अपमानित नहीं करना चाहता। और जब नन्हेमल और बाबूलाल उसके घर आते हैं, जब नन्हेमल एवं बाबूलाल उसके घर आते हैं, घर आते हैं, तो उसे लगता है, क्या? उसे लगता है कि जरूर किसी जानकार व्यक्ति ने जानकार व्यक्ति ही उन्हें उसके पास, उसे लगता है कि किसी जानकार व्यक्ति ने ही उन्हें उसके पास भेजा है। तो इसी के चलते वो जो है नन्हेमल और बाबूलाल को घर के अंदर आने देता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कविता है बच्चों हमारी, मत बांधो। मत बांधो जो कविता है उसमें सपनों की उड़ान भरने के बारे में, सपनों की उड़ान या फिर कहें सपनों को स्वतंत्र छोड़ने की बात कही गई है कि सपनों को जो है अधूरा नहीं रखना है, पूरा होने के लिए उन्हें उड़ान भरने दे, स्वतंत्रता दे, ये इस तरीके की बातें की गई है। मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे? तो इसमें लिखेंगे कि कविता में मत बांधो और पंख न काटो आदि संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं, क्योंकि क्योंकि जो कवयित्री है
कवयित्री मानती है क्या कि यदि सपने स्वतंत्र नहीं छोड़े गए तो वे क्या होंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। ये लेखिका का कवयित्री का मानना है। आगे, मत बांधो कविता में सपनों की गति बढ़ने की बात क्यों कही गई होगी। ठीक है, सपनों की गति के बारे में क्यों कहा है कि भाई नहीं बढ़ने दी गई तो क्या परिणाम होगा। यहाँ लिखा गया है नए नहीं है, नहीं है, यहाँ है कि भाई यदि क्योंकि यदि सपनों को उड़ने नहीं दिया गया, उड़ने नहीं दिया गया तो वे हमारी आंखों में ही क्या हो जाएंगे, आंखों में ही रह जाएंगे और सपने कभी साकार या फिर पूरे नहीं होंगे। तो ये कवयित्री का मानना है। चलिए, ये भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के दिशा निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। पहला क्या है कि वह नाव में कब उड़ जाता है। ठीक है, वह नाव में कब उड़ जाता है, भविष्य काल में चेंज करना है तो हम इसमें लिखेंगे वह नाव में कब उड़ जाएगा, फ्यूचर में चेंज करना है इसको। अगला वाक्य क्या है, अग्नि सदा धरती पर जलती, तो भूतकाल में हम लिखेंगे अग्नि सदा धरती पर जलती थी। तो इस तरीके से हमने भूतकाल में चेंज कर जाए, पास्ट टेंस में बदलना है। अब क्या है, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, नभ का हो जाएगा आकाश, आकाश, गगन, आसमान, अंतरिक्ष। सूरज का हो जाएगा सूर्य और दिनकर, रवि, दिनेश भी लिख सकते हैं, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, जो भी आपको समझ आए तो वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले अब एक बार थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गए होंगे। चलिए, अब हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न है मुहावरे के अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये है गर्मी के मारे उबाल उठना। तो इसका मतलब हो जाता है, कई बार जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो उबाल उठ जाता है, तो मतलब क्रोध आना, क्रोध आना या गुस्सा आना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि गर्मी के मारे मजदूर क्या हो गए, मजदूर उबल उठे और उन्होंने काम बंद कर दिया। ये हो जाएगा। दूसरा क्या है जी, कि अपनी अपनी हाँकना। इसका मतलब होता है मनमानी करना, मनमानी करना। तो इसके लिए हम लिखेंगे कक्षा में विशेष चर्चा करने के नाम
पर कुछ छात्र अपनी अपनी हाँकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आगे है नी और प्र उपसर्ग के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए जी, ये हम नी के लिख देते हैं और प्र के। तो नी से हम लिखेंगे सबसे पहले नी डर, क्योंकि जिसको डर नहीं होता निडर होता है वो। ऐसे ही नी और छल, तो वो बन जाएगा निश्छल। ऐसे ही यदि और लिखना है हमें तो हम लिखेंगे नी जमा संतान, तो निसंतान। प्र, प्र से हम लिखेंगे प्रचार, प्रसार। ये एक मिनट, यहाँ हम लिखेंगे प्रसार। फिर है प्रबल, फिर हम लिख सकते हैं प्रकार, प्रबंध, प्रयोग। ढेर सारे शब्द हम लिख सकते हैं। आगे क्या है, अक और आवट से दो दो प्रत्यय लिखने हैं। ठीक है जी, अक से, एक मिनट रुकिए, अक से हमें प्रत्यय लिखने हैं। तो अक से प्रत्यय लिखने हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे लेखक और गायक या फिर नायक। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा लेख प्लस अक, लेखक, गे प्लस अक, गायक। आवट से हम लिखेंगे बनावट, लिखावट, थकावट। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो की जगह तीन तीन लिखें, ताकि पेपर में आपका अंक कटने की कोई गुंजाइश ना रहे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से समास का भेद बताना है। वनवास और सप्त सिंधु। वनवास जो है बच्चों, वो है वन में वास, यहाँ पर आएगी बात वन में वास। और वन में वास जो है विभक्ति है में, तो बच्चों ये तत्पुरुष का उदाहरण है। ये तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब है, इसका जो प्रथम पद है, सप्त का मतलब है सात, सात एक संख्या है, तो संख्या जिसमें आती है वो होता है हमारा द्विगु समास। त्रिभुवन, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, तो इस तरीके के जो अ, शब्द होते हैं उनको हम द्विगु समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है निम्नलिखित में से किसी एक विषय के बारे में अनुच्छेद लिखिए, 5 अंक का है। पर्यावरण सुरक्षा, या फिर यहाँ क्रीड़ा आएगा, क्रीड़ा या खेल दिवस। फिर है अगला प्रश्न, अपने मित्र को कुसंगति से बचाने के लिए कुसंगति के दुष्प्रभाव बताते हुए एक पत्र लिखिए। और या फिर क्रिकेट मैच देखते हुए दो मित्रों का आपसी संवाद। ये दो प्रश्न है बच्चों, हमने इनको पहले से ही लिख रखा है, ताकि हम समय की बचत को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके आंसर की तरफ। एक एक करके हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखना है। पर्यावरण संरक्षण मतलब होता है बच्चों की एनवायरमेंट को बचाना है। संरक्षण मतलब होता है बचाना है हमने। संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाना, पर्यावरण बचाव के बारे में हमने लिखना है। आज के समय में बच्चों पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम सबका जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सिर्फ हमारा ही नहीं, पशु पक्षियों का भी, पेड़ पौधों का भी। तो इनको हमने बचाना है, जिसके बारे में हम लिखेंगे कि पर्यावरण जो सुरक्षा है आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता कही जा रही है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, जल के जो स्रोत हैं वो दूषित हो गए हैं। दूषित दूषित होने के कारण हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरियाली हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों जैसे किस तरीके से पर्यावरण दूषित हो गया है, आप इसका ताजा उदाहरण दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली आज जो है भारत के सबसे दूषित शहरों में से एक है। ठीक है, दूषित शहरों में से एक है। लोगों को जो है सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है, इतनी प्रदूषित हवा है। तो इसीलिए जो है इन सब चीजों से बचने के लिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा रखनी जरूरी है।
इसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने हैं, पानी को बचाना है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, प्राकृतिक संसाधनों का हमें सोच समझकर प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें और छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे। पेड़ सिर्फ लगाने नहीं है, उनकी देखभाल भी करनी है और आस-पास की गंदगी को हमने कम करना है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगी। तो कुछ इस तरीके से आप कुछ-कुछ बुलेट पॉइंट आप अपने पैसेज में डाल सकते हैं। खेल दिवस के बारे में आ जाए, तो खेल दिवस बच्चों जैसे ही हम नाम सुनते हैं, तो हमारे चेहरों पर जो है मुस्कान आ जाती है। हमारे चेहरे खिलखिला उठते हैं। क्यों? क्योंकि खेल सबको प्रिय है और बात की जाए खेल दिवस की और वो भी हमारे विद्यालय में है, तो सब बच्चे जो है बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। खेल दिवस हमारे स्कूलों और समाज में खेलों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ हमारे जीवन में खेलने का जो है महत्व है। क्यों? क्योंकि खेलने से हमारा मन शांत रहता है और मन हमारा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। इसके अलावा हम जो है आलस हमारा भाग जाता है और हम जो है स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक है? स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए खेलना बहुत ज़रूरी है। इस दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ लंबी से दौड़, लंबी कूद, रस्साकशी या फिर और छोटे-छोटे गेम, कबड्डी हो गई, खो-खो हो गई, ये सब के आयोजन किए जाते हैं। खेलों से शरीर का विकास होता है, खेलों से जो है टीम भावना को बढ़ावा मिलता है। यह दिन बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और लीडरशिप की क्षमता का विकास करता है। खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इस तरीके से आप कुछ अपने जो है पॉइंट आप डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? अब हमें पत्र लिखना है। किसको लिखना है पत्र? अपने दोस्त को लिखना है। हमें पता चला कि हमारा दोस्त किसी कुसंगति का मतलब होता है कि किसी बुरी संगति में पड़ गया है और उसे बुरी संगति से बचाने के लिए एक अच्छा दोस्त वही होता है, जो अपने दोस्त को किसी बुरी संगति से बचाए। तो हम लिखेंगे जैसे नाम लिख देते हैं अपने दोस्त का, प्रिय मित्र राहुल, स्नेह भरा नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे यह जानकर बहुत चिंता हुई कि पिछले दिनों तुम कुछ गलत संगति वाले मित्रों के साथ समय बिता रहे हो। मित्रता अच्छी बात है, लेकिन गलत संगति इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। उस संगति में व्यक्ति अपना समय, पढ़ाई और चरित्र तीनों को नुकसान पहुंचाता है। धीरे-धीरे बुरी आदतें लग जाती हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। अच्छे बुरे क्या विवेक भी नहीं रहता हमें। विवेक मतलब समझदारी भी कम हो जाती है। मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। कृपया ऐसी संगति से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारे माता-पिता, शिक्षक तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम समझदारी से सही निर्णय लोगे। तुम्हारा शुभचिंतक अमित। तो इस तरीके से आप अपने मित्र को पत्र लिखकर जो कुसंगति है, बुरी संगति है, उससे बचने के कुछ टिप्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं चलते हैं हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, 2 दोस्तों के बीच संवाद है। 2 दोस्त एक अजय है, एक रोहित है। अजय ने कहा, "अरे देखो रोहित, विराट कोहली कितनी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है।" रोहित ने कहा, "हाँ, आज तो उसका फ़ॉर्म कमाल का लग रहा है। स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है और अभी-अभी हाल-फिलहाल में कोहली ने 2 शतक भी लगा दिए हैं।" अजय, अगर वह थोड़ा और टिक गया तो हमारी टीम आसानी से मैच जीत जाएगी। रोहित क्या कहता है? बिल्कुल। और बुमराह की गेंदबाजी का तो इंतजार ही है। वह आते ही विकेट निकाल लेगा। अजय, हाँ, आज का मैच बहुत रोमांचक है। चलो पूरी टीम के लिए चीयर करें। दोनों दोस्त कहते हैं, चलो इंडिया जीतेंगे जरूर। तो इस तरीके से बच्चों कुछ आप भी अपने हिसाब से जो है कम मैच देख रहे हैं तो संवाद अपने हिसाब से लिख सकते हैं। संवाद बच्चों एक रैंडम सी चीज़ है, जनरल चीज़ है। आप संवाद अपने पिता के साथ कर सकते हैं। पिता-पुत्र दोनों बैठकर कोई मैच देख रहे हैं और बड़ा ही रोचक मैच है, इंटरेस्टिंग मैच है। पिता के अपने कुछ विचार हो सकते हैं, पुत्र की अपनी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है उस पर, तो वो दोनों ही लिखने हैं संवाद में, बड़ा आसान भाषा में इसको लिखना होता है। तो चलिए बच्चों ये था पेपर। आई होप आपको पेपर समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।